अस्सलाम दोस्तों, इन शर्मी मौज़ा फ़खर में खुशामदीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है। 30 मिनट तक मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू की है और बताया यह जा रहा है कि इस गुफ्तगू में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और ख़ुसूसन ईरान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान जो टैमी ब्रूस, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है जिसमें टैमी ब्रूस ने इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के हवाले से तफसीलात फराहम की हैं और उनका यह कहना है कि इस गुफ्तगू में इस बात पर इत्तफाक पाया गया है कि खित्ते में अमन के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। अलबत्ता इस गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि ईरान एटमी प्रोग्राम जारी नहीं रख सकता, यानी ईरान को एटमी हथियार अमेरिका नहीं बनाने देगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा मौका है जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू की है और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में आने वाली ये जो नई शिफ्ट है ये पाकिस्तान को खित्ते के अंदर एक नई पोजीशन पर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और अमेरिका की तरफ से जो एक टेक्टिकल शिफ्ट आ रहा है खित्ते के हवाले से, वो पाकिस्तान के लिए 2 पॉइंट्स हैं जो उन 2 पॉइंट्स के तहत मुझे ऐसे लगता है कि ये अहमियत के हामिल हो सकते हैं। नंबर 1 कि ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान के किरदार का अमेरिका की तरफ से एतराफ़ कर लिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता यह है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका अब एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है। इस पार्टनरशिप की नौइयत क्या होगी, यकीनी तौर पर यह एक अहम सवाल है और इसका जायज़ा लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि इसी खित्ते यानी मशरिक़ वुस्ता से इस खबर का ताल्लुक़ है और ये ख़बर आपको इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की अहमियत से भी आगाह कर देगी। 2 इस हवाले से चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक इसराइली अखबार है जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इसराइल, उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है और मगरबी मीडिया ने इस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान गज़ा में ना सिर्फ जंग बंदी कर दी जाएगी बल्कि इसराइली फ़ौज गज़ा को खाली कर देंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इस बात पर भी इत्तफाक पाया गया है इन 2 शख्सियात के दरमियान कि जो है ना अब्राहम एकॉर्ड, इसको भी वुसअत दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात पर इत्तफाक पाया गया है कि इसराइली फ़ौजें जब जंग बंदी के बाद गज़ा से बाहर निकल जाएंगी तो उसके बाद 4 अरब ममालिक गज़ा का कंट्रोल संभाल लेंगे, जिनमें से सबसे अहमियत का हामिल मुल्क है मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र। ये दोनों मुल्क जो हैं बाकी 2 और ममालिक के साथ यहाँ पर अपनी फ़ौज को तैनात करेंगे फार्मूले के मुताबिक जो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तय पाए। और यकीनी तौर पर अगर इन दोनों के दरमियान ये चीज़ तय पाई है और इस बात पर इत्तफाक आया है इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल और मगरबी मीडिया के मुताबिक कि जनाब इसराइली फ़ौजें निकल जाएंगी, 4 अरब ममालिक की फ़ौजें वहाँ पर दाखिल हो जाएंगी और वो गज़ा का कंट्रोल संभालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा से ना सिर्फ माइनस कर दिया जाएगा, महमूद अब्बास को जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ओहदे से अलग कर दिया जाएगा, बल्कि हमास को भी गज़ा से निकल जाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जो 2 रियासती फार्मूला है उसकी तरफ पेशकदमी की जाएगी और जो अमेरिका और इसराइल है इसने ये जो 2 रियासती फार्मूला है इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किसी भी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। ये जो नई फ़ौजें आएंगी यानी 4 अरब ममालिक में से 2 अरब ममालिक की फ़ौजें जो गज़ा में दाखिल होंगी, उनकी ये जिम्मेदारी भी होगी कि वो हमास को जो है वो गज़ा से बाहर निकालें, मगरबी किनारे से बाहर निकालें और इसराइल मगरबी किनारे
किनारे के अंदर जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर रखा है, इसराइल मगरबी किनारे के उन तमाम इलाकों को भी खाली कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के साथ पीर की रात को एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और इसराइली स्ट्रेटेजिक अमूर के वजीर रॉन डर्मर भी शामिल थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फलस्तीनियों को दीगर ममालिक में भी बसाया जा सकता है और उस हवाले से भी एक प्लान ऑफ एक्शन उसको तय किया गया है कि जनाब वो लेबनान में जाएंगे, वो उर्दन में जाएंगे, उनको मिस्र में बसाया जाएगा या उनको मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरेबिया में मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि अब एक ये जो नया फ़लस्तीन का जो ढांचा सामने आ रहा है, यकीनी तौर पर इसके ऊपर अभी शदीद तरीन एतराज़ात आना बाकी हैं, क्योंकि हमास को ईरान सपोर्ट करता है और ईरान के साथ इस वक्त इसराइल का 36 का आंकड़ा है। ये जो नया फार्मूला जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, इसके चंद मैंने आपको खद्दो खाल जाहिर किए हैं। इस फार्मूले पर अमल दरामद जो इब्राहिम एकॉर्ड है उसकी वुसअत के साथ भी मशरूत कर दिया गया है। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकन प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय जो विटकॉफ हैं, उन्होंने कल इंकशाफ किया था एक अमेरिकन टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, और कल उस हवाले से जो खबरें हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में भी शाया हुई थी। विटकॉफ का ये कहना था कि इब्राहिम एकॉर्ड में ना सिर्फ वुसअत आ रही है बल्कि चंद ऐसे ममालिक, मुसलमान ममालिक इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल होते हुए इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इब्राहिम एकॉर्ड के अंदर जो वुसअत आ रही है वो वुसअत फ़लस्तीन के इसराइल के साथ दो रियासती फार्मूले के हवाले से अहमियत की हामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो में, जब वो नेटो के इजलास में शिरकत करने गए थे, वहां पर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए गजा के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की गई थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में इस बात का इशारा दिया था कि वो बहुत जल्द गजा में भी अमन लाएंगे और इसराइल के साथ गजा के हवाले से एक तफसीली फार्मूला तय पा जाएगा। और उन्होंने इस बात के इम्कान का भी इजहार किया था कि गजा में भी बहुत जल्द अमन आ जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नोबेल पीस प्राइज के लिए बड़ी तेजी के साथ पेशरफ्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस फार्मूले के अंदर कबाहतें क्या हैं, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप देखें कि ये जो टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है जिसमें मुस्तकबिल में गजा यानी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो दो रियासती फार्मूला बनाया जा रहा है, इसके इब्तदाई खद्दो खाल का जिक्र किया गया है। पहली शर्त यह है कि जंग बंदी होगी, दूसरी शर्त यह है कि इसराइल गजा और मगरबी किनारे को खाली कर देगा, इसराइल वापस इसराइली हदूद में चला जाएगा, और उसके बाद 4 अरब ममालिक मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन का कंट्रोल संभालेंगे। 2 ममालिक मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी अफवाज को गजा के अंदर तैनात करेंगे ताकि गजा के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। और ये वही 2 ममालिक हैं, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात, जिनके इसराइल के साथ इस वक्त बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा इन 2 ममालिक के साथ इसराइल को किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। ये जो 2 ममालिक हैं इनकी अफवाज मुश्तरका तौर पर गजा में आएंगी, गजा में अमन को बरकरार रखा जाएगा, गजा की तामीर नौ की जाएगी। लेकिन उससे पहले 2 और शराइत हैं इसराइल की जिनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। पहली शर्त यह है कि वो तमाम यरगमाली जो कि इस वक्त हमास की कैद में है, वो यरगमाली इसराइल को वापस किए जाएंगे। दूसरी शर्त इसराइल की यह है कि हमास को फ़लस्तीन से या गजा से निकल जाने का हुक्म दिया जाएगा और हमास फ़लस्तीन को खाली करेगा। उसके बाद ही गजा के जो फ़लस्तीन है और इसराइल के दरमियान 2 रियासती फार्मूले पर अमल दरामद होगा। अब इस फार्मूले को कौन कौन तस्लीम करेगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि
اس کے ذریعے ایک تو فلسطینی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس کے رول کو، اور دوسرا حماس کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ایشوز مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دیگر خطے کے ممالک جن میں سعودی عربیہ ہے، اردن ہے، لیبنان ہے، سیریا ہے، عراق ہے، باقی جو دیگر ممالک ہیں، ان کے نزدیک تو شاید اس فارمولے میں کوئی برائی نہیں ہوگی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو ممالک ایسے ہیں جو اس سچویشن کے اندر فلسطینی اتھارٹی کے کردار کو کم کرنے اور حماس کو وہاں سے مائنس کرنے کو شاید تسلیم نہ کریں۔ ان میں سے ایک ملک ہے ایران اور دوسرا ملک ممکنہ طور پر پاکستان ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یہ شرط عائد کر رکھی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر عزت، آبرو اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے، اور اسرائیل تمام مقبوضہ علاقے جو اس نے اپنے تسلط میں لے کے آئے ہیں، اسرائیل ان کو خالی کرے گا اور نئی یہودی آبادکاری اسرائیل میں نہیں کی جائے گی۔ یہ پاکستان کا پرنسپل سٹینڈ ہے۔ اب اس فارمولے اور ابراہام ایکارڈ میں وسعت کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو بھی اس فارمولے میں لایا جائے جس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اب اگر سعودی عربیہ، کیونکہ جو وٹکوف کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ چند ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے جن کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، تو اس میں سے واحد نام جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ سعودی عربیہ کا ہے۔ سعودی عربیہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے ابراہام ایکارڈ میں شامل ہو کے دو ریاستی جو کہ مجوزہ فارمولہ ہے ٹرمپ کا، اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جو فلسطین ہے ان کے عوام کی اکثریت بھی اگر اس فارمولے کو تسلیم کر لیتی ہے تو پھر سچویشن ذرا مختلف ہوگی۔ لیکن اگر فلسطینی اتھارٹی کے رول کو انڈرمائن کیا جائے گا اور فلسطینی عوام اس نئے پیس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر صورتحال قطعی طور پر مختلف ہوگی۔ اب مارکو روبیو کا جو ایک ہفتے میں 2 مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف کو فون آیا ہے، وہ تو ایک جانب ایران اسرائیل یا امریکہ ایران اور اسرائیل تنازع کے تناظر میں ہے، جہاں پر پاکستان نے یقینی طور پر ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، جس کا اعتراف ایران بھی کرتا ہے اور اس کا اعتراف امریکہ بھی کر رہا ہے، اور اس خطے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو امریکہ نے پاکستان کے رول کو نہ صرف ایڈمٹ کر لیا ہے بلکہ امریکہ کو یہ نقطہ بھی باور ہو گیا ہے کہ اگر اس خطے کے اندر وہ تمام ممالک جو جن کے پاکستان کا اثر و رسوخ ہے، اگر ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے تب پاکستان کی اہمیت ہے، اور خطے کی جو جیو لوکیشن ہے پاکستان کی، اس کے تناظر میں بھی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹریٹجک الائی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے آپریشن بنیان المرصوص، جس میں پاکستان نے واضح طور پر بھارت پر برتری حاصل کرتے ہوئے بھارت نے جو تاثر دنیا کے سامنے رکھا تھا اس تاثر کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اس تاثر کو توڑ کے رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار ہے اور پاکستان ڈپلومیٹکلی پیش قدمی کر رہا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اس رول کو امریکہ نے تسلیم کر لیا۔ اب دوسرا اس کا ایسپیکٹ آتا ہے یہی فارمولہ جو فلسطین کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر اس فارمولے کے اندر یا اس فارمولے کو تسلیم کرنا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، اور سعودی عربیہ اگر اس فارمولے کو تسلیم کرتے ہوئے ابراہام ایکارڈ میں شامل ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے سینیریو ذرا تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، کیونکہ پھر سعودی عربیہ اپنا اثر و رسوخ پاکستان پر استعمال کر سکتا ہے پاکستان کو ابراہام ایکارڈ میں شامل کرنے کے لیے، اور یہ جو ابتدائی تفصیلات ہیں اس کے تناظر میں ہی دیکھا جائے گا کہ ابراہام ایکارڈ کس حد تک قابل قبول ہے، اور یہ جو نیا
ट्रंप फार्मूला है फ़लस्तीन के लिए वो किस हद तक काबिल अमल है। पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ डिप्लोमेटिकली डेवलप हो रही हैं, पाकिस्तान अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना चाहता है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान सफारती लिहाज पर अपना हर एक कदम बहुत ही ज़्यादा फूंक कर उठाए और अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ किए हुए अपने इखलाकी और जो उसके जिसे हम कह सकते हैं असूली प्रिंसिपल्स जो हैं उसके ऊपर कारबंद रहे, तभी पाकिस्तान एक नई पोजीशन पर जो है ना वो आ सकता है, अपने आप को रीपोजीशन कर सकता है खित्ते की पॉलिसी में। अदरवाइज जो सिचुएशंस हैं वो ज़रा थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। नए मंजरनामे में जो तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं उसमें पाकिस्तान के लिए चांसेस भी मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए ख़तरात भी मौजूद हैं। ये पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है कि उसने किस हद तक इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, ख़तरात को मिनिमाइज़ करते हुए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि अब पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत को अदा करना है, अपने असूलों पर, अपने असूली मौक़िफ़ पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर, क्योंकि आने वाले दिन हकीकी मानों में पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा उसकी नर्व्स को टेस्ट करने के लिए ज़रा आएंगे सामने, और देखना यह है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से किस तरह नुबुर्द आज़मा होगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।